हेलो दोस्तों, लीगल विंग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो उसके कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो प्रोविजंस हैं ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आप कल को मजिस्ट्रेट लग जाते हैं और आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कोई मामला आता है तो इन प्रोविजंस के बिना आप वो मामले को सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इन प्रोविजंस की जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज जो सेक्शन 12 पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। लेकिन उस सेक्शन पे जाने से पहले हमें एक सेक्शन और है, उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। वो है सेक्शन 27। तो हम आज जो है लेमैन के लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, बल्कि हमें ना अच्छी चीज़ें समझनी है कि किस तरह से, मान ली आप एडवोकेट तो हैं ही अभी, तो यदि आपसे कोई भी लेमैन व्यक्ति है वो पूछ लेता है कि भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, हमको एप्लीकेशन कहाँ लगानी चाहिए, किसके सामने एप्लीकेशन लगानी चाहिए, हमारे पास क्या क्या रेमेडी है, हम और क्या कर सकते हैं, तो इन सारी बातों के जवाब है आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन लगाने से पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कौन से कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। तो आप जुडिशरी क्लियर करने के बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 लगते हैं और कुछ स्टेटों के अंदर क्लास 2 भी लगते हैं। तो इस एक्ट का जो मामला है वो सुनने की जो अधिकारिता या जुडिक्शन है वो कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 को ही है, और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में भी। तो यदि उनके पास कोई मामला आता है सेक्शन 12 की एप्लीकेशन का, तो उससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है और कहाँ कहाँ लगा सकता है। तो ये चीज़ जानने भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई लेडी है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, वो रहने वाली जयपुर की है, बट जो डोमेस्टिक वायलेंस हुई है वो जोधपुर में हुई है, तो क्या वो जोधपुर एप्लीकेशन लगाए या फिर वो जयपुर एप्लीकेशन लगाए। तो उस चीज़ को समझने के लिए आप सेक्शन 27 का क्लोज फर्स्ट पढ़ेंगे। द पर्सन एग्रीव्ड परमानेंटली और टेम्परली रिसाइड्स और कैरी और बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। तो देखिए, आपको जो फर्स्ट क्लोज है इसके अंदर भी ना 3 तरह की जुडिक्शन दे दी गई हैं 3 जगहों पे, कि जहाँ पर वो लेडी परमानेंट रहती है वहाँ भी एप्लीकेशन लगा सकती है, जहाँ पर टेम्परेली रहती है वहाँ भी लगा सकती है, जहाँ बिजनेस करती है वहाँ भी लगा सकती है, और जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है वहाँ भी एप्लीकेशन लगा सकती है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेडी है वो रहने वाली जयपुर की है, उसका पति जो है वो जोधपुर में रहता है, अपने पति के साथ वो जोधपुर में रहती है, और वो लेडी टीचर है और उसकी जो ड्यूटी है वो आसपास के किसी एरिया में है। मान लीजिए आप जैसलमेर में है या जोधपुर के कोई भी नज़दीकी जगह है, वहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर किसी और कोर्ट के पास जुडिक्शन का मामला आता हो, तो जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है तो वहाँ भी वो एप्लीकेशन लगा सकती है। तो आप ये देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो आपको कितनी तरह की जुडिक्शन प्रदान करता है। तो और सेकंड जो उसका क्लोज है वो देखिए आप, द रिस्पोंडेंट रिसाइड्स। अब जहाँ उसका पति है रहता है, रिस्पोंडेंट रहता है, वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या जहाँ वो बिज़नेस करता है वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। और जो इसका थर्ड क्लोज है, द कोज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन। जहाँ पर ये जो वाद हेतुक है, ये जहाँ पर अराइज हुआ है, जो कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो यदि हम सिंपल वे में इसे समझें तो हमारे पास जो जुडिक्शन है मामला दर्ज करने की वो 7 जगह है, जहाँ पर एग्रीड पर्सन परमानेंटली टेम्परेरी रहता है, जहाँ पर कारोबार करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयड है या जहाँ जो रिस्पोंडेंट है वो रहता है, जहाँ बिजनेस करता है या जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है, और जहाँ पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो इन सब जगहों पे जो भी ऑर्डर कोर्ट सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन लगेगी वो हमारे जो सेक्शन 18 से लेकर के जो 23 तक के सेक्शन है उनमें से किसी ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन 27 का क्लोज फर्स्ट हो गया। अब जो क्लोज सेकंड है 27 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्लोज आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो सेकंड क्लोज है ये आप जुडिक्शन कितनी बड़ी कर देता है, ये देखिए आप, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी अनफोर्सिएबल थ्रू आउट इंडिया। तो ऐसी जो बात है वो आपको हर एक्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर यदि आप मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और आप कोई ऑर्डर पास करते हैं तो आप उस ऑर्डर को थ्रू आउट इंडिया इन्फोर्स करा सकते हैं। जबकि जनरल रूल ये है
कि यदि कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है तो वो अपनी लोकल जुरिडिक्शन में उस ऑर्डर को इन्फोर्स करा सकता है, और यदि दूसरी जगह इन्फोर्स कराना है तो दूसरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा, और वो दूसरी कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है तो वो उसे इन्फोर्स करवाएगा, जैसे मान लो कि वो मामला उसी के कोर्ट का था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेक्शन 27 का जो क्लोज 2 है वो थ्रू आउट इंडिया उसको इन्फोर्स करने की पावर देता है मजिस्ट्रेट को। अब आइए हम सेक्शन 12 पे आते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है? जो सेक्शन हमारा 12 है वो हमें एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। अब देखिए एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है। द एग्रीव्ड पर्सन, द प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन में प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। जो ये रिलीफ हैं ये सेक्शन 18 से लेके 23 तक के बीच में दी गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेक्शन 18 की रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप इसके साथ में एक से अधिक रिलीफ की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो ये आपके केस पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्डर के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। इसका प्रोवाइडेड देखिए, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपके पास लगाई गई है उस पर मजिस्ट्रेट को क्या कंसिडर करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देखनी होगी। जो उसे कौन देगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर देंगे। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर हैं इनकी ये ड्यूटी होती है कि जो आपकी DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसे तैयार करने की। तो जब आप इनके बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि ये उनकी ड्यूटी है। और सेकंड क्लोज पे आइए। सेकंड क्लोज क्या कहता है? द रिलीफ अंडर सबसेक्शन 1 में इंक्लूड ए रिलीफ फॉर एक्शंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस विदाउट प्रेजुडिस टू राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय रिस्पोंडेंट। ये जो सेकंड क्लोज है ये कंपनसेशन की और डैमेजेस की बात करता है कि यदि आप मान लीजिए इस एक्ट के अंदर कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। तो सिंपल मीनिंग ये है कि आप इस एक्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और सूट भी फाइल कर सकते हैं डैमेजेस और कंपनसेशन के लिए CPC के अंदर। तो आइए हम इसका प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए डिक्री फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेज हैज़ बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable by such decree or order CPC के अंदर। अब देखिए प्रोविजो क्या कहता है इसका कि यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जिसके सामने सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन लगी है, उसने कोई कंपनसेशन या कोई डैमेजेस का ऑर्डर पास कर दिया है, और जो एग्रीव्ड पर्सन है उसने CPC के अंदर भी कोई सूट फाइल कर दिया है कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए। तो प्रोविजन इसका ये कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट ने कोई कंपनसेशन ऑर्डर दे दिया है और CPC के अंदर भी वो मिल चुका है तो उनका जो पैसा है वो सेट ऑफ कर लिया जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ होगा अमाउंट, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है उसने 10,000 का कंपनसेशन दे दिया, सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन लगाई तब। अब उस लेडी की ने CPC के अंदर भी सूट फाइल कर दिया और CPC के अंदर मजिस्ट्रेट जज ने 20,000 रुपये की डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया। तो अब 10,000 जो उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं वो 20,000 में से डिडक्ट हो जाएंगे, और जो बाकी के 10,000 बचते हैं उसके लिए उसके एनफोर्स करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिबल फॉर द बैलेंस अमाउंट इफ़ एनी लेफ्ट आफ्टर सच सेट ऑफ। तो 10,000 सेट ऑफ कर दिए और बाकी के 10,000 के लिए आपके सामने उसका एनफोर्स करने के लिए डिक्री निकाल दी जाएगी। अब इसका क्लोज 3 देखिए। एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन अंडर सब सेक्शन क्लोज 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज नियरली एज पॉसिबल। तो जो सब सेक्शन 1 के अंदर हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन ये आप जब भी देखेंगे, ये घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंदर घरेलू इंसिडेंट रिपोर्ट है। ये घरेलू इंसिडेंट रिपोर्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका और सर्विस प्रोवाइडर तैयार करते हैं। तो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसमें उसका नाम होगा, किसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है, कब कब हिंसा हुई है,
और ये देखिए लैंगिक हिंसा, इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है कि आपके साथ जो हिंसा हुई है वो किस प्रकार की हुई है, किस प्रकार का वॉयलेंस हुआ है। तो डोमेस्टिक वॉयलेंस को समझने के लिए आपको सेक्शन 3 में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप जब उसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे तब आप एक समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक वॉयलेंस होती क्या क्या है। तो जो भी उस लेडी के साथ में हुई है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी बातों से उसके फिर जो ये फॉर्म है इस फॉर्म में टिक लगाता जाएगा कि उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसी के बेस पे जो है वो ऑर्डर पास करेगा मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 के अंदर। और अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगाई जाती है सेक्शन 12 के अंदर, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ये देखिए, ये सेक्शन जो 12 है, सेक्शन 12 के अंदर मजिस्ट्रेट को आवेदन की सेवा में, तो जो हमारा जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसका जो दिया गया है वो देखिए प्रारूप सेकंड दिया गया है कि मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में ये लिखेंगे कि यह कौन सी धारा के अधीन आवेदन यह दर्शित किया जाता है, कि धारा 12 के अधीन आवेदन, यहाँ पर आप धारा 12 लिख देंगे, 12 के अधीन आवेदन यह दर्शित किया जाता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 की धारा। तो यहाँ पर उन धाराओं के नाम लिखेंगे आप जहाँ पर जिसके जो उस मामले में उस महिला जो ऑर्डर चाहती है वो क्या क्या ऑर्डर चाहती हैं। तो इस प्रकार यदि आप ये फॉर्म पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेक्शन 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश दिए जा सकते हैं कि प्रत्यार्थी को विद्यालय महाविद्यालय कार्यस्थल पर प्रवेश से प्रतिषेध करना। ये सारी जो हैं आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर हैं, रेजिडेंस ऑर्डर हैं, उनमें सारी बातें मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ सेक्शन 12 जो है उसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट होता है ये ऑलरेडी होता है, सिर्फ आपको इसमें अंदर टिक लगाने होते हैं कि आपके क्या क्या हुआ है आपके साथ में। तो मजिस्ट्रेट जो आदेश पास करेगा वो टिक लगाएगा सेक्शन 12 के अंदर कि भाई हमने ये ऑर्डर पास करें इसके खिलाफ में, जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके खिलाफ। तो अब हम आगे वापस चलते हैं हमारे सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 में देखिए आप जो थर्ड क्लोज हमारा हो गया है, इसके लिए आपको फॉर्मेट देखने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर उन्हीं फॉर्मेट के बारे में बात हो रही है। जब आप क्लोज 4 देखेंगे, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी ऑर्डरली 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। तो मान लीजिए आज 2 जून को एप्लीकेशन लगी है सेक्शन 12 के अंदर, तो जो हमारी पहली डेट होगी वो 5 तारीख के अंदर होगी, या 5 तारीख को भी हो सकती है, 6 तारीख को भी हो सकती है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो 5 तारीख को हमारी पहली सुनवाई होगी। और जो इसका क्लोज 5 है, द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन विद इन पीरियड ऑफ 60 days। तो जिस दिन आपकी सुनवाई हुई है, मान लो जो पहली सुनवाई है वो आपकी 5 जून को हुई है और आपने एप्लीकेशन लगाई है वो 2 जून को लगाई है। 5 जून को पहली सुनवाई फर्स्ट हियरिंग हो गई, और जो आदेश पास करेगा वो हमें 60 दिन के अंदर अंदर, जो फर्स्ट डे हियरिंग है उसके 60 दिन के भीतर आपको आदेश पास करना पड़ेगा, फाइनल ऑर्डर। तो आइए इसी से रिलेटेड हम एक सेक्शन और है वो देख लेते हैं, सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 जो है वो अपील के बारे में बात करता है कि अपील कहाँ पर होगी मजिस्ट्रेट के आदेश की। तो अपील होगी हमारी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। कितने दिनों में? 60 दिनों के अंदर हमारी अपील होगी, 30 days के अंदर हमारी अपील होगी। 60 दिन के अंदर मामले की सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगने के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपील जो होगी वो 30 दिनों के अंदर होगी। लेकिन जो ये 30 दिन है ये कहाँ से काउंट हो गई, ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, जिस दिन जो ऑर्डर पास किया है मजिस्ट्रेट ने, सेक्शन 12 में आवेदन किया, 3 दिन के अंदर पहली डेट हो गई, 60 दिन के भीतर सुनवाई हो गई। तो जब ये ऑर्डर पास कर देगा, इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो एग्रीड पर्सन को या रिस्पोंडेंट को, जिसे भी लेटर, जिसे भी बाद में मिलती है, तो उस दिन से, तो मान लीजिए कि जो एग्रीड पर्सन है उसे कॉपी मिल गई है अगस्त में, और जो रिस्पोंडेंट है उसे मिली है 15 अगस्त के आसपास या सितंबर में मिली है। तो सितंबर की जो डेट है उसके बाद के जो 30 दिन है उसके अंदर अंदर एप्लीकेशन लगेगी। तो ये हमारा सेक्शन 29 अपील के बारे में है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके कोई सजेशन हैं, कोई क्यूरीज़ हैं,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, पॉसिबल होगा उतना हम आपको आंसर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।